नमस्कार दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में जानेंगे। पूरी डिटेल से हम बात करेंगे क्या होती है नागरिकता, क्यों जरूरी है। इसके कुल 7 अनुच्छेद हैं, 5 से लेकर 11 तक एक एक अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। देखिए, कल मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें हम पढ़ रहे थे संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। उसके एक्चुअली 2 लेक्चर बनाए थे, एक परसों बनाया था, एक कल बनाया था। कल वाला जो लेक्चर था वो उसी का परसों वाले का एक्सटेंशन था, तो उसमें एक टाइपो एरर था। यहाँ भाग 1 की जगह उसमें भी 2 लिखा हुआ था, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ मेरा नाम है राहुल त्यागी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विस। देखिए दोस्तों, नागरिकता से संबंधित पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूँ, फिर एक एक अनुच्छेद पे चलेंगे। देखिए, नागरिकता होती क्या है, क्यों जरूरी है। देखिए, कोई भी देश है, वो देश अपने यहाँ रहने वाले लोगों का डेटा रखता है। वो ये रिकॉर्ड रखता है कि उसके अपने देश में अपने कितने लोग हैं, बाहरी कितने लोग हैं। एक्चुअली किसी भी देश में 2 तरह के लोग होते हैं। जो व्यक्ति होते हैं वो उसको आप 2 धड़ों में बांट सकते हैं। एक तो उस देश के मूल नागरिक, दूसरा विदेशी नागरिक जो बाहर से आकर रह रहे हैं टेम्परेरी रूप से। तो देखिए, मूल नागरिक होने के फायदे क्या हैं। अगर आप किसी देश के मूल नागरिक हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा राइट उस देश के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में जो भारत के मूल नागरिक हैं उनको कुछ मूल अधिकार मिले हुए हैं भारतीय संविधान से। कौन कौन से मूल अधिकार हैं, जैसे आप बात करें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29, 30, ये ऐसे कुछ मूल अधिकार हैं जो सभी को नहीं मिलते, जो सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलेंगे। बाकी सारे और जो मूल अधिकार हैं वो सबको मिलेंगे, लेकिन ये भारत के नागरिकों को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और भी हमारे वैधानिक अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार होते हैं। जैसे वोट डालने का अधिकार है। वोट विदेशी नागरिक नहीं डाल सकता, भारत का नागरिक ही डाल सकता है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तब भी आप भारत के नागरिक होने चाहिए। कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं जिन पे आपको जाना है तो वहाँ ये कंडीशन होती है कि भारत का नागरिक हो सबसे पहले। जैसे राष्ट्रपति का है, आप देखिए राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं, राज्यपाल के लिए तो उसमें लिखा होता है कि भारत का नागरिक हो, प्रधानमंत्री के लिए। तो इसलिए नागरिकता बहुत ज़रूरी होती है। तो भारत की नागरिकता किसको मिलती है, और उस समय जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कौन भारत का नागरिक कहलाया, ये है मेन चीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, जो संवैधानिक प्रावधान है वो उस समय के लिए कौन भारत का नागरिक होगा, जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय के लिए प्रावधान करते हैं। तो उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 में क्या है, देखिए यहाँ केवल मैं हिंट्स दे रहा हूँ, अगली स्लाइड पे मैं एक एक अनुच्छेद को पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। तो आप पहले मोटा मोटा देख लीजिए। अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने पर कौन भारत का नागरिक होगा, यानी जिस समय भारत का संविधान लागू होगा उस समय कौन कौन लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्योंकि जैसे ही हमारा नया संविधान शुरू हुआ, पुरानी व्यवस्थाएं सारी खत्म हो गई। संविधान शुरू होने से पहले, लागू होने से पहले हमारे यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन चलता था, लेकिन वो अधिनियम संविधान लागू होने के बाद खत्म हो गया और हमारा संविधान जब लागू हुआ तो हमने दोबारा से डिफाइन किया कि कौन भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा। अनुच्छेद 5 में यही लिखा है कि संविधान के प्रारंभ पर भारत की नागरिकता किसको दी जाएगी। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से जो भारत में लोग आए, देखिए आपको पता है बंटवारा हुआ देश का, कुछ हिस्सा पाकिस्तान बना, कुछ हिंदुस्तान बना, लेकिन जो हिस्सा पाकिस्तान बना उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो भारत में आना चाह रहे थे। तो जो भारत आएंगे उनको किस तरीके से नागरिकता मिलेगी भारत की, ये बात इसमें लिखी हुई है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए यहाँ से बंटवारे के बाद, वो ऐसे मान लीजिए मुस्लिम थे और उन्होंने सोचा कि ये हिंदुओं का राष्ट्र है, पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र है, तो यहाँ से वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन पाकिस्तान में जाने के बाद उनको ये लगा कि यार हमने गलती कर दी यहाँ के, हमें भारत में ही रहना चाहिए, तो वो लौट के फिर वापस आए। तो ऐसे लोगों के लिए किस तरीके से नागरिकता मिलेगी, ये अनुच्छेद 7 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 8 में क्या है, अनुच्छेद 8 उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है जो आज़ादी के समय बाहर दूसरे देशों में रह रहे थे।
वो भारतीय मूल के थे, लेकिन उस समय वो भारत में नहीं थे, वो विदेशों में थे, तो उनको अगर वो चाहें भारत की नागरिकता लेना तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ है। देखिए अनुच्छेद 9 में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। यानी हमारे यहाँ सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे राज्य की भी नागरिकता ग्रहण करो साथ में भारत की भी नागरिकता बनी रहेगी, नहीं। अगर तुम किसी दूसरे राज्य राष्ट्र की नागरिकता ले लेते हो तो भारत की नागरिकता उसी दिन से खत्म हो जाएगी। ये लिखा अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में क्या है? अनुच्छेद 10 में ये लिखा हुआ है कि ये जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 तक, ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान तब भी बने रहेंगे जब संसद नागरिकता से संबंधित कोई कानून बनाएगी। यानी कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी है, लेकिन वो जो कानून होगा वो इन पर लागू नहीं होगा। यानी इन प्रावधानों के तहत जो भारत के नागरिक बन गए वो भारत के नागरिक बने ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि संसद कानून बना के उन्हें भारत की नागरिकता से बेदखल कर दे। और अनुच्छेद 11 में क्या लिखा हुआ है कि आगे के लिए, क्योंकि ये जो प्रावधान थे ये सिर्फ उस समय भारत का नागरिक कौन होगा जब देश आजाद हुआ उसके लिए थे। आगे के लिए, आगे भारत की नागरिकता किसको मिलेगी, कैसे ली जा सकती है, कैसे छोड़ी जा सकती है, इसके लिए संसद कानून बनाएगी। ये शक्ति संसद को दी अनुच्छेद 11 ने कि संसद नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करेगी। ये टेक्निकल शब्द हैं, यानी विधि बना के उसका रेगुलेशन करेगी। ठीक है, अब इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 5 क्या है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान जब शुरू होगा उस समय कौन भारत का नागरिक होगा, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 5 में। मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा दे रहा हूं। देखिए इसमें क्या है, इसमें यह लिखा है कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है। यानी प्रत्येक वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जो उस समय भारत के क्षेत्र में रह रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इन तीन में से ये जो 3 कंडीशन है इनमें से एक कंडीशन भी वो फुलफिल करेगा, तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो ये तो जरूरी है, ये तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ या तो क्या, नंबर 1 है भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या तो वो भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ हो। नंबर 2, यदि ऐसा भी नहीं है तो दूसरा नंबर क्या है, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक, यदि ऐसा भी नहीं है, ये कंडीशन भी आप फुलफिल नहीं करते, तो तीसरा है ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले, यानी जब देश का संविधान लागू हो रहा है उससे ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक वह भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रह रहा हो। इसका मतलब क्या है? मामूली तौर का मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं है कि आप परमानेंट 5 साल तक रहेंगे, आप मामूली तौर से रह रहे हैं। इसका मतलब है आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, लेकिन बीच बीच में भारत में रहने के लिए आ रहे हैं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तब भी उसको 5 साल में काउंट किया जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा था और इन 3 में से कोई एक कंडीशन, कौन कौन सी, या तो वो भारत में जन्मा, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा, या फिर जिस समय ये सिस्टम शुरू हो रहा था, संविधान लागू हो रहा था, उससे 5 वर्ष पहले तक वह लगातार या मामूली तौर से भारत का निवासी रहा हो, तो वह भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक, समझ में आया? चलिए अगले अनुच्छेद को देखते हैं। देखिए यह है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या है, मैंने बताया था पहले कि पाकिस्तान से जो भारत आए हुए लोग हैं उनको नागरिकता कैसे मिलेगी उसका उल्लेख है। अब देखिए मैंने बता दिया पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना। अब पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदू थे, लेकिन उनका एरिया पाकिस्तान में चला गया तो वो भारत आए। तो वो भारत आएंगे तो क्या होगा, सुनिए मैं पढ़ता हूं फिर इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पाकिस्तान से भारत में आया वह व्यक्ति जो स्वयं, उसके माता पिता या उसके दादा दादी भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित भारत संघ में जन्मा हो, भारत का नागरिक होगा। यदि, देखिए पहली कंडीशन जो कंपलसरी वाली है वो सुन लीजिए पहले तो,
पाकिस्तान से यदि कोई व्यक्ति भारत आया हो तो वो स्वयं या उसके माता पिता या उसके दादा दादी भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भारत संघ का वर्णन है उस क्षेत्र में यदि पैदा हुए हों तो वो भारत के नागरिक होंगे, यदि इन दो में से कोई एक कंडीशन भी वो फुलफिल करते हों। ये कंपलसरी है। और नीचे की दो कंडीशन कौन कौन सी हैं, जिनमें से एक को फुलफिल करना है। पहली है वह 19 जुलाई 1948 से पहले आकर भारत में मामूली तौर पर रह रहा हो, यानी वो पाकिस्तान से आया हो 19 जुलाई 1948 से पहले, तब वो भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरी है यदि वह 19 जुलाई 1948 से बाद में भारत में आया है तो उसने 6 महीने भारत में रहने के पश्चात भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण करा लिया हो। दो में से कोई एक कंडीशन। और ऊपर वाली कंपलसरी है ही कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। कौन से राज्य क्षेत्र में? जो भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखा हुआ है कि ये इतना भारत है, उस एरिया में जन्मा हो। वो खुद ना जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक या दादा दादी में से कोई एक। इसके साथ साथ इन दोनों में से एक कंडीशन, यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले आकर भारत में रह रहा है तो कोई बात ही नहीं, चाहे वो मामूली तौर पे ही रह रहा है, भारत का नागरिक बन गया है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब वो 19 जुलाई 1948 के बाद में आया है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने तक लगातार रहना पड़ेगा और उसके बाद उसको यहाँ पर पंजीकरण कराना पड़ेगा, तब वह भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये अनुच्छेद किसके लिए है? जो पाकिस्तान से भारत आए। ये मान लो आपका भारत है, इंडिया, और ये आपका पाकिस्तान है, तो ये उनके लिए है जो इधर से इधर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि ये हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, इनका क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, इसलिए ये हिंदुस्तान में आए। तो इनके लिए कंडीशन ये वाली। ठीक, समझ में आया? आगे चल। अब देखिए अनुच्छेद 7 क्या है। अनुच्छेद 7 है ऐसे लोगों के लिए जो भारत से पहले तो पाकिस्तान चले गए लेकिन कुछ दिनों बाद फिर लौट के भारत आ गए, तो उनको किस तरीके से भारत की नागरिकता दी जाएगी? भाई देनी तो पड़ेगी, उन्हें भी गलती कर दी उन्होंने, चलो पाकिस्तान चल गए उस समय भावावेश में, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लौट के आए, अब वो कह रहे हैं कि हम तो साहब भारत में रहना चाहते हैं, तो मना तो नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या कंडीशन है वो देख लीजिए। देखिए, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947, एक डेट फिक्स कर दी, देखो डेट हर जगह लगानी पड़ती है, क्यों? क्योंकि अगर डेट नहीं लगाएंगे तो फिर समस्या ये रहेगी कि किसको माने किसको ना माने, एक डेट तो रखनी। अब 1 मार्च ही क्यों रखी, 1 मार्च 1947? क्योंकि 1 मार्च 1947 तक क्लियर हो गया था कि भारत का विभाजन होगा, तो ये लोगों के दिमाग में बात आ गई थी। तो यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान गया है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। पहली बात तो ये, अगर भारत से पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 के बाद, इसका मतलब उसका इंटेंशन ये है कि वो पाकिस्तान में रहना चाहता है, इसलिए वो गया है, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसकी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन यदि वह पुनः लौटकर वापस आ जाता है तो उसे भारत की नागरिकता के लिए एक तो पंजीकरण कराना पड़ेगा। ये नहीं है कि साहब हम तो यहीं के थे, चले गए फिर आ गए तो हम तो भारत के नागरिक नहीं, जब चले गए नागरिकता खत्म हो गई, अब लौट के आए तो आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और पंजीकरण कराने के बाद 6 महीने तक भारत में रहना ही पड़ेगा, तभी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए ये है इंडिया और ये है आपका पाकिस्तान। अब ये उन लोगों के लिए जो यहाँ से यहाँ जंप कर गए, चले गए, नागरिक थे, नागरिकता खत्म हो गई, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ लौट आए, अब इनको वापस नागरिकता देनी है। तो क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि यदि आप 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं, देखिए अगर आप पहले गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता आप किसी काम से गए हो, किसी काम की वजह से पाकिस्तान के क्षेत्र में रह रहे हो, हैं? देश का उसी बीच में विभाजन हो गया, आपको पता ही नहीं कि साहब विभाजन भी होना, तब तो आप लौट के अपने घर आओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 मार्च 1947 के बाद में गए हो तो ये माना जाएगा कि आप जानबूझ के गए, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप वापस आएंगे तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 6 महीने तक आपको भारत में रहना पड़ेगा, तब आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे चल। देखिए अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 जो विदेशों में रह रहे थे भारतीय मूल के लोग, उनको नागरिकता देने का प्रावधान करता है।
क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे ना जो विदेशों में रह रहे थे उस समय, कोई नौकरी के लिए रह रहा था, कोई बिजनेस के लिए रह रहा था, कोई पढ़ने के लिए रह रहा था, हैं, बहुत दिनों से भारत से निकले हुए हो गए उनको, अब वो चाह रहे हैं देश आज़ाद हुआ, हम भी भारतीय हैं, हमें भी नागरिकता मिलनी चाहिए, तो उनके लिए क्या प्रावधान किए? देखिए, यदि कोई व्यक्ति स्वयं, उसके माता पिता, उसके दादा दादी यदि भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित भारत संघ में पैदा हुआ हो, पहली कंडीशन तो ये, ठीक, और इस समय अस्थायी रूप से विदेश में रह रहा हो। अस्थायी का मतलब है कि ऐसा ना हो किसी देश की नागरिकता लिए बैठा हो, वो नहीं, उस पर नागरिकता नहीं होनी चाहिए, बीजे पे वो वहाँ गया हुआ है, पढ़ाई के लिए गया हुआ है, नौकरी के लिए गया हुआ है, किसी और काम के लिए गया हो, तो वह भारत का नागरिक मान लिया जाएगा यदि वह उस देश में स्थित भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त के कार्यालय में अपना पंजीकरण करा लेता है। क्यों? क्योंकि वो भारत में रहना चाहता है, भारत का नागरिक बनना चाहता है, उसके लिए उसी देश में सुविधा दे दी। अब वो यहाँ तो आएगा नहीं पंजीकरण कराने, तो हर देश में भारत के उस समय भी थे, आज भी हैं, सभी देशों के होते हैं, या तो उच्चायुक्त का कार्यालय होगा या फिर दूतावास होगा, तो वो वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करा ले कि मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखे, वो पहली शर्त जरूर फुलफिल होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई अंग्रेज जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने लगे, साहब मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। वो भारतीय मूल का हो, उसके लिए कंडीशन क्या है, कैसे पहचानेंगे भारतीय मूल का है? या तो वो व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी भारत शासन अधिनियम में जो लिखा हुआ है कि ये हमारा भारत है, उस क्षेत्र में जन्मे हों, तभी वो जाकर वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उनको इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये विदेश में जो लोग हैं उनके लिए भारत की नागरिकता के, भारत में नागरिक होने के प्रावधान करता है अनुच्छेद 8। क्लियर हुआ? ठीक, चलते। अब देखिए अनुच्छेद 9 क्या कहता है। अनुच्छेद 9 है नागरिकता समाप्ति के बारे में। किसी देश की नागरिकता अगर आप ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है इसमें। यदि आप मान लीजिए आप भारतीय हैं, आप इंडियन हैं, आप चले गए कनाडा, कनाडा में जाके आपने वहाँ की नागरिकता ले ली, तो यहाँ की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। जिस दिन आपको कनाडा की नागरिकता मिलेगी उस दिन से भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसमें भी ये शर्त है कि स्वेच्छा से अगर आपने लिए, किसी ने जबरदस्ती अगर आपके साथ की है तो वो अलग बात है। अपनी मर्जी से आप चाह रहे हैं दूसरे देश की नागरिकता लेना, तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ठीक, अनुच्छेद 9 में ये लिखा हुआ है। अब देखिए 10 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 10 कह रहा है कि पूर्वगामी उपबंधों पर संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी नहीं होगी। ये इसके शब्द तो एग्जैक्ट ये नहीं है जो आपके संविधान में लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आसान भाषा में लिख दिया है। इसका मतलब यही है कि ये जो प्रावधान हैं, ये जो आर्टिकल हैं, इनके द्वारा जिन लोगों को नागरिकता दी गई है, कल को ऐसा नहीं है कि संसद कोई विधि बनाए, कोई कानून बनाए और इनसे नागरिकता छीन ले। ऐसी कोई भी विधि जो संसद बनाएगी तो है, क्योंकि ये तो करंट के लिए है, आगे क्या होगा उसके लिए तो संसद को अधिकार दिया है। अनुच्छेद 11 में संसद को विधि बनानी पड़ेगी और संसद ने बनाई भी है। उसमें जो लिखा है उसी के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन इनको, जिन लोगों को इन अनुच्छेदों के तहत नागरिकता दे दी है, उनकी नागरिकता संसद नहीं छीन सकती, चाहे वो कोई भी विधि बना ले। तो ये लिखा हुआ है कि पूर्वगामी उपबंधों पर संसद द्वारा बनाई गई विधि का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी नागरिकता को संसद नहीं छीन सकती। ठीक है, और अनुच्छेद रहा आपका 11 में देख लेते हैं क्या है। देखिए अनुच्छेद 11 में ये है, अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वो विधि बनाकर नागरिकता का विनियमन करेगी। विनियमन का मतलब है रेगुलेशन करेगी। वो एक कानून बनाएगी जिसमें डिटेल से वो लिखेगी कि किसको कब कहाँ नागरिकता मिलेगी। और उस तरीके का संसद ने कानून बनाया 1955 में, जिसको कहते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम। और ये नागरिकता अधिनियम बार बार संशोधित होता रहता है। अभी लेटेस्ट 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है, संशोधित रूप आया है, उसको लेकर बहुत सारा विवाद भी हो रहा है। उसमें क्या है, सीए, आपने नाम सुना होगा, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट,
तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट में बनाऊंगा कल, जो मैं अपलोड करूंगा, उसमें हम बात करेंगे 1955 के अधिनियम के बारे में, और उसमें जितने भी संशोधन हुए हैं सबके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। और फिर करंट की सिचुएशन क्या है, वर्तमान में 2019 वाला जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके तहत नागरिकता मिलती है, इसमें क्या इशू है, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और मुद्दा है नागरिकता से जुड़ा हुआ, एनआरसी। एनआरसी के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। एनआरसी क्या है, एनआरसी भी इसी एक्ट से जुड़ा हुआ है या एनआरसी कोई अलग चीज़ है, वो सारी बातें करेंगे। जितने भी करंट के इशू हैं सबको उसमें जोड़ के हम पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो इतना ही रहेगा, कल इसका सेकेंड पार्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू।